सर, सिडकुल के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, हरिद्वार, पंतनगर, काशीपुर, कोटद्वार, सितारगंज, देहरादून, सभी तराई भावर में है। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के क्लस्टर्स को कब शामिल करेगा? वहां तक ये मैप क्यों नहीं फैल पाता? सबसे पहले मैं अमर उजाला परिवार का हृदय से कि उन्होंने इस संवाद कार्यक्रम में मुझे यहाँ, तो मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता है इस प्रदेश की औद्योगिक स्थिति के बारे में, वास्तविकता के बारे में लोगों से अपने विचारों को, सरकार में क्या चल रहा है उसको शेयर करने का। सबसे पहले मैं संक्षेप में बहुत ये बताना चाहूँगा कि जब 2000 में यह स्टेट बना हुआ था, उस समय इस राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम खासकर इंडस्ट्रीज से रिलेट करते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में यहाँ की केवल 10% था और प्राइमरी सेक्टर का करीब 48% था। 2003 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पैकेज इस स्टेट को दिया, तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से ये उत्तराखंड राज्य के लिए एक औद्योगिक क्रांति थी और बड़ी तेजी से यहाँ पर उद्योग धंधे लगने शुरू हुए। हमारा हरिद्वार का सिडकुल हो, पंतनगर, सितारगंज, इस तरह के बहुत सारे हमारे क्लस्टर्स बनने शुरू हुए, बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पर आए और धीरे धीरे यह यात्रा हम लोगों की प्रारंभ हुई। समय के साथ साथ जो भी सरकारें आईं, सरकार की जो भी पॉलिसीज़ रहीं, समय समय पर इम्प्लीमेंट होती रहीं। मैं पिछले 5 वर्षों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि अगर पहली औद्योगिक क्रांति यहाँ 2003 में हुई थी, तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2023 में जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, वो हमारा द्वितीय औद्योगिक क्रांति का हम दर्जा जरूर दे सकते हैं। 3,56,000 करोड़ के हमारे MOU साइन हुए थे और 1,04,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई, लगभग 27 से 28%। और ये MOUs का जब कन्वर्जन हम रियल सेंस में ग्राउंडिंग में करते हैं, तो यह देश का सर्वोच्च प्रतिशत है। ये आप कहीं भी डेटा को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 से 12%, 15% से ज़्यादा कभी भी कन्वर्जन नहीं होता है। रही बात दूसरी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने जो उद्योग के लिए एक विशेष और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जो मूल मंत्र दिया, वो था इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस करके चलना। यह ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हरिद्वार में चल रही हैं, जो रुद्रपुर में चल रही, जो सेलाकुई में चल रही, उन चिमनियों के धुएं पहाड़ों में जाएं। पहाड़ की अपनी विशेषताएं हैं, वहाँ की अपनी इकोलॉजी है, वहाँ का पर्यावरण अलग तरह का है। यही कारण है कि उस लोकल एरिया को ध्यान में रखकर वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्विस सेक्टर में, चाहे वो होटल इंडस्ट्रीज हो, वेडिंग डेस्टिनेशन का जो मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमारी 4 धाम की यात्रा, शीतकालीन यात्रा, वहाँ के लिए हम लोगों ने विशेष प्रयास करने शुरू किए। आप में से बैठे सभी लोगों को पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में हाउस ऑफ हिमालयाज, एक बहुत बड़े ब्रांड का एक उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी। पहाड़ के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पैकेजिंग अच्छी हो, ग्लोबल मार्केट में उनको लाया जाए, उनको GI टैग मिले। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स का भी कॉन्सेप्ट इसी बेसिस पर है। तो हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स जो पहाड़ के हैं, आज वो अच्छी, आप देख सकते हैं कि चाहे वो अमेजन हो, वहाँ पर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको हाउस ऑफ हिमालय के नाम से चीज़ें मिलेंगी। 112 ग्रोथ सेंटर्स भी हमारे इन पहाड़ों में चल रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे वहाँ के जो काम धंधे करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं, लखपति दीदी योजना है, तो वहाँ की लोकल परिस्थितियों में उसमें उनकी USP किस चीज़ में है, उसको ध्यान में रखा गया है। एक सवाल और ले लूँ, क्योंकि सिंघल जी, मेरा सवाल आपसे है। CII के नज़रिए से सवाल ये है कि
उत्तराखंड की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं सवाल को और डायरेक्ट करूं कि जब कोई इंडस्ट्री उत्तराखंड का क्लस्टर छोड़कर जाती है किसी दूसरे राज्य में, गुजरात या आंध्र प्रदेश में, तो वो क्या शिकायत करती है? सर, पहले तो अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई इस संवाद का आयोजन करने के लिए। जैसे कि आपने मुझे से डायरेक्ट सवाल पूछा कि क्या शिकायत रहेगी अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ से दूसरे राज्य में जाए। मुझे लगता है, मैं सर इस क्षेत्र में, इस राज्य में पिछले 18-19 साल से काम कर रहा हूँ और उद्योगों के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ। तो जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री आई है वो ज़्यादातर यहीं पर ही रुकी है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को किसी और राज्य का मुंह देखना पड़ा है। हमारी सिंगल विंडो जो योजना है वो बहुत ही सक्रिय है और उससे एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि एक ही विंडो में जाके हम लोग सारी एनओसीज ले पाएं और इंडस्ट्री बहुत तेजी से यहाँ पर उजागर हो पाए। कुछ अगर आपको लगे कि एक दो इंडस्ट्रीज गई होंगी तो मे बी हो सकता है लैंड यूज का कन्वर्जन को लेके थोड़ा सा उसमें कम ज्यादा रहा हो तो रहा हो। अदरवाइज 99% इंडस्ट्रीज को मुझे नहीं लगता दूसरे राज्य का मुंह देखना पड़ा हो जो इच्छुक थी हमारे उत्तराखंड में आकर अपना स्थान स्टार्ट करने की। कोचर जी, एक सवाल है। पीएचडी चैम्बर अपनी रिपोर्ट्स में लॉजिस्टिक्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम सिफारिशें करता है और ये बताता है, अगर आप ध्यान से देखें तो रोड का नेटवर्क उत्तराखंड में काफ़ी बढ़ा है पिछले 7-10 साल में। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती वो क्या है? सड़क है, रेल है या रेगुलेटरी है? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमर उजाला ग्रुप का कि आज हमें आमंत्रित किया यहाँ पे और हमें मौका दिया कि हम भी अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकें। आप जो पूछ रहे हैं वो ये है कि अब हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अभी भी खोलने का बहुत स्कोप है और उस तरफ हमारी गवर्नमेंट बहुत सकारात्मक तरीके से काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि कमिंग टाइम्स में और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी। जहाँ पे सर ने, पांडे साहब ने अभी जिक्र किया कि 2003 में बहुत सारी इंडस्ट्री आई थी और मुझे ये ज्ञात है कि 2023 में भी इन्वेस्टर समिट के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाने आई। स्पेशली ये जो गडकरी साहब ने हमारी मदद करी है कि अब हम 2 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुँच सकते हैं, 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है इस डायरेक्शन में। इसके साथ साथ मुझे लगता है जो 3 सजेशंस मैं 2-3 देना चाहूँगा। एक तो लॉजिस्टिक कॉरिडोर, जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर है वो अभी भी डिस्टर्ब है सर। वो चाहे NHAI के अंडर आती है और जहाँ भी आप देखें किस तरह से वो हो सकता है, लेकिन स्टेट हाईवेज से जिस टाइम हम NHAI पे आ जाते हैं तो हमारे को लॉजिस्टिक कॉरिडोर सेपरेट नहीं मिलती। उसी लॉजिस्टिक कॉरिडोर के अंदर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उसी में सारे स्कूटर भी चल रहे हैं, जबकि स्कूटर्स को अलाउड नहीं है NHAI में आना, लेकिन वो भी चल रहे हैं और वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है वो। तो उसको अगर हम अभी करेक्शन कर लें तो बहुत अच्छा होगा सर। दूसरी बात सर कि हमारी स्टेट की एक तो बहुत अच्छा हो गया कि हमारी स्टेट पे लोग बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी की वजह से बहुत ज़्यादा एक चैलेंज आ रहा है कि जगह जगह क्लॉगिंग हो रही है और गाड़ियाँ रुक रही हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने दिमाग में ये बातें सोचता है और उसको भी पता होता है कि अगर मैंने वहाँ इंडस्ट्री लगानी है तो अगर मुझे देहरादून में रहना है जो कि इतना खूबसूरत शहर है तो वो खूबसूरत ही रहना चाहिए और उसके अंदर इतने ज़्यादा कंजेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है सर कि इंडस्ट्री को लाने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है और वो पॉइंट है ग्रोथ ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अभी आपको मुझे पता है कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा DGT की तरफ से भी और वैसे भी बहुत सारा काम इस स्किल्स के चीज़ में हो रहा है, लेकिन अभी डर्थ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस की हमारे स्टेट में, जो कि मेरे हिसाब से 76 लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस हैं, और वो 76 लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस के पास में मैन पावर की इतनी डर्थ है सर। हमने एक कानून बनाया था जो कानून कहता था कि 70% ऑफ द पीपल हैव टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम द स्टेट, which is a very good law. But then to fulfill that law we have to have adequate amount of manpower. हमारी जो ITIs हैं, हमारे जो पॉलिटेक्निक्स हैं, they need to be brought up to that level कि हम नई इंडस्ट्री जो आना चाहती है उनको मैन पावर की कमी या डिफिकल्टी ना महसूस। सर, एक आखिरी सवाल मैं तीनों लोगों से पूछूंगा और ये सवाल का कुछ क्रम ऐसा है कि इस सवाल का जवाब आपको बगैर सोचे 1 मिनट में देना है, क्योंकि हमारे
गेस्ट आ चुके हैं। हमको सबको मालूम है सर, ये जानकारी है कि पहाड़ खाली हो रहे हैं, केवल 10% से कम मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं यहाँ पे। सिडकुल में जो लोग काम करते हैं वो लेबर बिहार से और बाकी राज्यों से आते हैं। उत्तराखंड को अगर रोजगार भूमि बनाना है, अगर एम्प्लॉयमेंट हब बनाना है और आप उस कुर्सी पर बैठे हो जहां आप सब कुछ बदल सकते हो, तो वो कौन सा एक फैसला आप लेंगे? सिंघल साहब, आपसे शुरू करते हैं। बगैर सोचे बताना होगा, जो टॉप ऑफ द माइंड में हो आपके। सर बहुत ही कठिन सवाल है, बिकॉज हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि पलायन कम हो और जो पहाड़ का व्यक्ति है वो पहाड़ में ही रहे। बट एक चीज जो हम लोग चाहेंगे कि पहाड़ का व्यक्ति पहाड़ में रोजगार ले, और अगर मैं उस कुर्सी पे बैठा हूं तो वो ये होगा कि कुछ इंसेंटिव दिया जाए पहाड़ के आदमी को पहाड़ में रोकने का, चाहे वो किसी सब्सिडी के तौर पे हो, चाहे वो वन टाइम लमसम के तौर पे हो, बट किसी भी एक तरह का इंसेंटिव, ताकि पहाड़ का, और उसके साथ एक बॉन्ड हो कि भाई अगर आपने सब्सिडी प्राप्त की है तो कम से कम 5 से 10 साल की एटलीस्ट तो आप वहीं पर रहेंगे ही रहेंगे। कोचर साहब, आप मैं ये समझता हूँ, एक बार बहुत पहले जब एनडी तिवारी जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस टाइम पे एक प्रपोजल आई थी बहुत अच्छी, सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस की। तो अगर हमारी अब की गवर्नमेंट अगर उस पर सोच सके कि सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस कैसे बनाई जा सकती हैं, अब उस सेल्फ सस्टेनिंग में पूरी इकोनॉमी जो है वो उस एरिया की, उसको भी कंट्रीब्यूट करती है वो विलेज, और वो खुद के लिए भी अपना जनरेशन करती है। आज हम होम स्टेज की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। होम स्टेज एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से वो सेल्फ सस्टेनेंस आ रही है। लेकिन मेरा कहना ये होगा कि वो सेल्फ सस्टेनेंस के लिए होम स्टेज को जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है, हाउसकीपिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का बहुत बड़ा चैलेंज है, लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर गवर्नमेंट उसमें एड करे और उसमें कोशिश करे कि किसी तरह से उसको ईज आउट किया जा सके, तो एक गाँव वाले को सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है कि उसको एक साफ लिनन चाहिए, उसको एक साफ जगह चाहिए लोगों को ठहराने के लिए, उसको वो करने के लिए एक चैलेंज है आज की डेट में। सर, आप फाइनली सब कुछ आपके पास ही आता है। देखिए, काफ़ी कुछ तो आपने बता दिया। पलायन की जो इशू है वो निश्चित रूप से सरकार के बहुत ही गंभीरता से इसको लिया है, और मैं ये बात कह सकता हूँ कि कोविड के समय जिस तरह से रिवर्स पलायन हुआ, लोग उत्तराखंड में वापस आए, बहुत लोगों ने यहाँ पर अपने अपने रोजगार प्रारंभ किए। होम स्टे उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और काफ़ी लोगों को इससे अच्छा रोजगार मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। हमारी जो सोलर पॉलिसी आई, मेरे ख्याल से आप भी इससे सहमत होंगे कि पहाड़ों में बेतहाशा सोलर प्लांट्स लगे, लोग वहाँ पर अपनी आर्थिकी को उसका एक जरिया मान रहे हैं। साथ ही साथ कीवी मिशन, एप्पल मिशन, ये 2 स्कीम हमारी ऐसी है कि लोग हार्टिकल्चर के क्षेत्र में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत गैप्स हैं, सरकार लगातार इस पर गंभीर है, और आने वाले समय में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। सर, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत आभार। चर्चा के कई सारे विषय भी थे, लेकिन चूंकि समय कम है, लेकिन हमने काफी उपयुक्त चर्चा कर ली इतने कम समय में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।